सफ़ीर शाह सुर्ख निगाहें लिए बैठा था। निगाहें फ़ोन पर थीं, जहाँ मावा के नंबर से मैसेज दिख रहा था जिसमें सिर्फ उसका नाम लिखा था और उस जगह के बहुत करीब थे वो, और वहीं बाहर ही रुके थे वो। मुझे अंदर जाने दे भाई, वो एक बार फिर बोला। खामोश रहो, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, हमारे पास कोई बैकअप भी नहीं है। उन्होंने वहाँ से गाड़ी को निकलते देखा। उस सुनसान सड़क पर सिर्फ एक वो गाड़ी थी। वो मोहतात हुए और बहजाद शाह को हाजिब मिर्ज़ा ने ग्रीन सिग्नल दिया। उसने उस गाड़ी को फॉलो किया और थोड़ी दूर जाते उस गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। सुबह के 5:30 हो रहे थे। सफ़ीर की गोद में सर रखे होशो-खिर्द से बेगाना थी वो। चेहरे पर थप्पड़ों के निशान और होंठ से खून निकलकर सूख चुका था। सफ़ीर शाह खामोश बैठा था, बिल्कुल खामोश। वो अस्पताल जा रहे थे। वो मुसलसल माहा को देख रहा था लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया। अस्पताल में माहा को दाखिल करवाने से लेकर उसकी दवाएं सब बहजाद ने किया। सफ़ीर तो बस साकित सा वहीं कुर्सी पर बैठा था और जो डॉक्टर ने बहजाद को बताया उसे सुनते बस सफ़ीर शाह को देखता रह गया, जो अब भी कुछ नहीं बोला। बहजाद उसके साथ आ बैठा। हाजिब भी पहुंच गया। शाह, बहजाद ने उसके साथ बैठते हुए कहा, जबकि सफ़ीर शाह भी अपनी खाली हथेली को देख रहा था। यही बताना चाहते हैं ना कि मैंने अपनी पहली औलाद को खो दिया? वो ज़ब्त से बोलता। बहजाद शाह का दिल तड़पा गया। ये सब अल्लाह की मर्जी थी, ऐसा होना लिखा था। हाँ, अगर वो मेरे खिलाफ ना जाती बात की तो। बहजाद ने उसे साथ लगाते उसके बालों को छेड़ा, उसे पुरसकून करना चाहा। माहा को दवा दिलवाते वो उसे वापस ले आए थे कि घर से बाहर उसे नहीं रखना चाहते थे बिल्कुल। सफ़ीर उसे कमरे में लाता, खुद भी कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर गया तो बहजाद ने गहरा सांस भरा। आगे क्या करना है? हाजिब ने इस्तफसार किया। अशर फैज़ कहाँ है? हमारी हिरासत में, उससे मुलाकात करते हैं। अब आ गई है उसकी मौत। कल सुबह पाशा की सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। उसे हम नहीं, हुकूमत खुद मारेगी। ठीक है, हाजिब ने सर हिलाया। अब आराम करो मिर्ज़ा, जाओ। हाजिब ने मुड़कर सफ़ीर के कमरे के दरवाजे को देखा। वो ठीक हो जाएगा। हाजिब उठ खड़ा हुआ। मिर्ज़ा, बहजाद ने कुछ कहना चाहा। खुद से ज़्यादा हिफाजत करूँगा मैं उसकी, बेफिक्र रहो। वो बोला तो फैज़। बहजाद शाह मुस्कुरा दिया। हाजिब घर चला गया, जबकि बहजाद अपने कमरे की तरफ। वो पुरसकून था कि सफ़ीर पुरसकून था और माहा महफूज थी। बहजाद को लेटे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसका फ़ोन तेज़ी से बजने लगा। घड़ी सुबह के 4:30 बजा रही थी। वो नमाज के लिए उठा था। नंबर देखा, वो किसी कंपनी का था। उसने नमाज अदा की और बाहर निकलने लगा जब फिर उसी नंबर से कॉल आने लगी। अस्सलामुअलैकुम, बहजाद शाह। वालेकुम अस्सलाम सर, न्यू टीवी प्रिंटिंग प्रेस। जी कहें। उसके बाद बहजाद शाह के गुस्से का ग्राफ बढ़ता चला गया। सच शुक्र हाइफा सिकंदर उसके सामने नहीं थी, न जाने क्या कर बैठता, वरना वो आज के अखबारात नहीं जाएंगे। सर, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं शफीक साहब से बात कर लेता हूँ। अगर जाएंगे तो ये वाला सफ़ा हरगिज़ नहीं जाएगा। मैं आपका बेहद ममनून हूँ लगारी साहब, जो आपने मुझे मुत्तला किया। वो बच्ची हैं, ऐसी हरकतें कर जाती हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। सारे अखबारात में से वो सफ़ा हटा दें, सारे वर्कर्स को लगा दें, सबको पे करने को तैयार हूँ मैं। ठीक है शाह साहब, आपका काम हो जाएगा, बहुत शुक्रिया। उसके बाद बहजाद ने शफीकुर रहमान को फ़ोन किया, जिन्होंने सिरे से लाइल्मी ज़ाहिर की। गुस्सा उन्हें भी आया था हाइफा पर। हाइफा तो सुकून से सो भी ना पाई थी। उफ, उसने दुखती टांगों को ज़मीन पर मारा और बाहर निकल गई। बहजाद ने सिकंदर साहब को फ़ोन मिलाया। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है बहजाद? जी अंकल। और फिर वो उन्हें बताता चला गया, लेकिन उसने संजीदगी से कहा कि हाइफा को मालूम ना। मैं रुखसती चाहता हूँ अंकल। रुखसती? हाइफा जो अभी आई थी ठिठकी। जी अंकल, मेरे पास आ जाएंगी तो मैं खुद हैंडल कर लूँगा उन्हें। ठीक है बरखुरदार, आप आ जाएं, वक्त निकाल कर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, खुदा हाफिज़। बाबा जान, ये किसकी रुखसती की बात हो रही है? हसन की। वो बोले तो हाइफा हंस दी। बताएं भी। आपकी। बहजाद रुखसती चाहता है। वो संजीदगी से बोले तो उसने आंखें मींची। इसका मतलब उसे पता चल गया। क्या आज का अखबार अब तक नहीं आया? आ गया है, मेज़ पर पड़ा है। सिकंदर साहब कहते बाहर निकले तो वो फ़ौरन मेज़ तक आई, लेकिन उस अखबार में ऐसा कुछ नहीं था। उसने थूक निकला, यानी बहजाद को मालूम हो गया था और हटा दिया गया था। बाहर आए। उसके हाथ में पकड़े फ़ोन की मैसेज टोन बजी तो वो मुतवज्जो हुई। फिर चादर ओढ़ती बाहर निकली कि अब सामना तो करना ही था। उसकी गाड़ी देखती वो खामोशी से अंदर बैठ गई तो बहजाद वहाँ से गाड़ी ले गया। वो वहाँ हाइफा के मोहल्ले में कभी बात नहीं करते थे। गाड़ी रोकते बहजाद के स्टीयरिंग पर गरीफ को देखते हाइफा का दिल सहमा। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? वो धाड़ा तो हाइफा अपनी जगह से उछली। आपको अंदाज़ा है आपने क्या किया है? मैंने आपकी हर गलती नज़रअंदाज की है हाइफा। इस गलती पर मैं आपको क्या सज़ा दूं? बताएं मुझे। आप दुनिया के सामने हाइफा
आना चाहती हैं बहजाद शाह की बीवी की हैसियत से, लेकिन आपने सोचा इसके अलावा आप एक सिनफ़े नाजुक की हैसियत से लोगों की निगाहों का मरकज़ होती। मेरे हज़ार दुश्मन हैं, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं एक डिज़ाइनर ही नहीं हूँ, बस ऐसा शख्स हूँ जिसकी एक गलती की ताक में दुनिया बैठी है। आप मेरी कमज़ोरी हैं और इसी का फ़ायदा उठाया जाएगा। यही वजह है इतनी देर से इस रिश्ते को मुख्फी रखने की, लेकिन आपको मेरे खिलाफ़ जाकर ही सब करना है। तो चलें, उठाएं अपना फ़ोन, वीडियो बनाएं और दे दें अपने चैनल को। उसकी आवाज़ से हाइफा सहम कर बैठी थी, आंसू झोली में गिर रहे थे। बहजाद ने गहरा सांस भरा और गाड़ी चलाते उसके घर के आगे आ रोकी। हाइफा ने कुछ कहना चाहा। आप रुखसती चाहती हैं ना, तो तैयारी करें, क्योंकि शायद आप मेरे पास आकर ही मेरी बातों को समझ पाएंगी। लेकिन याद रखें, रिश्ते की नज़ाकतों को समझ कर आइएगा, जिसके लिए मैंने सब्र किया था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने हालात ऐसे बना दिए। बहजाद, इस वक्त मुझे कोई भी लफ्ज़ आपसे नहीं सुनना। हाइफा, जाएं। वो बोला तो वो रोती हुई अंदर चली गई। हाजिब थका हुआ घर आया था। घर में खामोशी का राज था। वो अपने कमरे में चला गया। भूख लगी थी उस वक्त, थकावट और नींद का भी गलबा था, इसलिए फ़्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो दरवाजे पर खड़ी थी। वो इस थकावट में भी मुस्कुरा दिया। आ जाओ। माही कैसी हैं? हाजिब घर में फ़ोन करके बता चुका था कि वो मिल गई है। ठीक है। कुछ खिलाएंगे? अभी तक सोई क्यों नहीं? आप बाहर थे ना? हाजिब मिर्ज़ा को उसकी ये बात बेहद पसंद थी कि वो जो दिल में होता था बोल देती। तुम्हें कुछ बनाना आता है? हाजिब ने शरारत से पूछा। अम्मी ने खाना बनाया, मैं गर्म कर सकती हूँ। हाँ, और अंडा ब्रेड भी बना सकती हूँ, चाय भी और जूस भी। तो चलें, आपके हाथ का खाते हैं आज। हाजिब बोला तो फरी सर हिलाती बाहर निकल गई। अब क्या खाएंगे बताएं जल्दी, पहले दुपट्टा लेकर आओ। हाजिब ने फ़ोन पर झुके ही कहा तो वो दुपट्टा लेने चली गई। फिर हाजिब के कहने पर खाना गर्म करके देते वो जाने लगी। बैठ जाओ, नींद आ रही है मुझे, वो संजीदगी से बोली। तो हाजिब को एहसास हुआ कि ये उसकी नाराज़गी जताने का अंदाज़ था, लेकिन इन सब में भी उसने उसकी फ़िक्र नहीं छोड़ी थी। वो जाने के लिए उठी तो हाजिब ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठाया। आप कुछ दिनों में वापस चली जाएंगी। फरी तो उसके आप और तुम में ही उलझी रहती थी। फरी ने सर हिलाया। खुश हो? जवाब अब भी सर हिला कर दिया गया। मुझसे दूर जाने पर खुश हो? तुम तो कहती थी हाजिब से शादी करूंगी, अब नहीं करूंगी। वो बोली तो हाजिब की पकड़ चमच पर सख्त हुई, लेकिन अब हाजिब मिर्ज़ा पीछे नहीं हटेगा। हाजिब ने संजीदगी से कहा तो फरी ने सर नहीं उठाया। देखो यहाँ, कल आप मुझ पर चिल्लाए थे क्योंकि गलती तुम्हारी थी। कितना नुकसान हो सकता था जानती हो? मैं बस उनकी मदद, औरत के लिए कुछ हदबंदियाँ हैं, उसी की बेहतरी के लिए बनाई जाती हैं। उन पाबंदियों को नाम देकर खुदारा अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर जुल्म नहीं करें, ना खुद पर ना हम पर। फरी खामोश रही। आप कब शादी कर रहे हैं? बहुत जल्द, हाजिब ने गहरा सांस भरते कहा। और मैं कब जा रही हूँ? मुझे खाना खाने दो। वो बोला तो बड़ी उठ खड़ी हुई। मैं खामोश रही। हाजिब बोला तो फरी ने उसे घूरा और वहीं बैठ गई। वो, चाय बना लाओ, कमरे में जा रहा हूँ मैं, वो कहता उठ गया था। चाय बना लाओ। पीछे फरी ने हाथ नचाते उसकी नकल उतारी और बर्तन सिंक में पटके। फिर चाय बनाते उसके कमरे में गई तो वो फ़ोन पर मसरूफ़ था और अपने कमरे से मुंसलिक बालकनी में खड़ा था। ये लें। हाजिब ने चाय पकड़ ली तो वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाजिब ने मुसलसल उसकी निगाहें खुद पर महसूस करते कॉल काट दी। मैं भी आपकी तरह जल्द शादी कर लूँगी, वो इतराते बोली थी। अच्छा? हाजिब महजूज हुआ। आपसे अच्छा और हैंडसम शोर ढूंढ लूँगी। अच्छा और कुछ? तुम्हारी बिल्ली कल आ जाएगी। हाजिब उसे देखता बोला। नहीं चाहिए मुझे अब। वो खड़ी वहाँ से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ा गई तो हाजिब उसके सामने खड़ा हुआ। मलाइका से मिलना चाहोगी? वो संजीदगी से बोला। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आपकी महबूबा से मिलने में। वो आंसुओं को हलक में उतारती बोली। सो जाओ। वो बाहर निकल गई। आई हेट यू, मैं यहाँ से जाने के बाद आपको याद भी नहीं करूँगी, वो दरवाजे के पास चिल्लाई और फिर बाहर निकल गई। सुबह उठते वो नीचे आया। आज उसे लेट जाना था। लाउंज से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो मुस्कुरा दिया कि वो किसकी आवाज़ है और किस वजह से। वो बाकी के जीने भी तय कर गया। लाउंज में ही वो छोटे से बिल्ली के बच्चे को पकड़े यहाँ से वहाँ घूम रही थी। क्या तुम्हें कुकू नाम पसंद है प्यारी कुकू? तुम कितनी प्यारी हो, वो उसे अपने साथ लगाती मुसलसल मुस्कुरा रही थी। और हाजिब मिर्ज़ा पल में पुरसकून हुआ। सकीना बेगम वहीं बैठी सब्ज़ी बनाते उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आपने कहा था आपको बिल्ली नहीं चाहिए अब। हाजिब सकीना बेगम के साथ बैठता उसे देखते बोला। मैं आपको इसकी कीमत अदा कर दूंगी। दें, अभी मुझे चाहिए, अभी दें, मुझे चाहिए।
आप इतने गरीब हो गए हैं कि आपको अभी पैसे चाहिए। वो हवन्नक बनी उसे देख रही थी, जबकि सकीना बेगम ने हाजिब के सर पर चपत लगाई। बिल्कुल, मेरे भाई देंगे। नहीं, वो भी बहुत गरीब हैं। वो कैसे देंगे? हाजिब फिर से बोला तो सकीना बेगम मुस्कुरा दी। अम्मी दे देंगी मेरी। वो फ़ौरन सकीना बेगम के दूसरी तरफ बैठती उनके गाल चूमते बोली, हरगिज़ नहीं, मेरी अम्मी क्यों दे? ये मेरी अम्मी है, आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। फरी कुकू को नीचे उतारती उनके गले में बाहें डालते बोली, अम्मी आप किससे प्यार करती हैं? अपनी गुड़िया से। सकीना बेगम बोली तो फरी ने जताती निगाहों से उसे देखा, जबकि हाजिब मुस्कुरा दिया। नाश्ता बनाती हूँ। सकीना बेगम उठ खड़ी हुई तो फरी ने उसे देखा। मुझे भी दिखाओ अपनी कुकू, एक शर्त पर। क्या? आपको पैसे नहीं दूंगी। वक्त आने पर पैसों की जगह कुछ और ले लूँगा आपसे। बोले, मंजूर है या आपकी कुकू को वापस भेज दूं? मंजूर है, वो जल्दी से बोली। फिर गोद से अपनी नई बिल्ली के बच्चे को उठाती उसके पास बैठती उसके बारे में बताती चली गई, जैसे वो न जाने कब से उसके पास हो। ये मेरी ज़िंदगी का पहला तोहफ़ा है। हाजिब ने उसको देखा जो खुश थी। हाँ, ये उसकी ज़िंदगी का पहला तोहफ़ा था। बहुत से तोहफे आपके मुंतज़िर रहेंगे, वो दिल में बोला। हाजिब का सारा ध्यान बिल्ली की नई बनने वाली माँ पर था, जो उसे कह रही थी, मेरा बेबी। वो सर झटक गया। माहा की आंख दर्द के एहसास से खुली थी। उसने आंखें खोलते खुद को मानूस सी जगह पर पाया तो आंखें आंसुओं से भर गई। चेहरा मोड़ते उस शख्स को देखते दिल में ठंडक उतरी। वो अपने घर थी, अपने शोहर के साथ, जिसने ढूंढ लिया था उसे। नहीं तो न जाने दर्द से उसके मुंह से सिसकी निकली तो सफ़ीर शाह की आंख खुली और उसे देखा। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? माहा ने छत को देखते कहा तो सफ़ीर शाह ने डॉक्टर की बताई दवा उसे दी। माहा उसके पास आना चाह रही थी। अपनी जगह से आगे मत बढ़ना। वो बाजू से अपनी आंखें ढकता सर्द लहजे में बोला तो माहा की सिसकियां बढ़ी। वो कितनी देर रोती रही, लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। सो जाओ, वो बोला तो बस इतना। लेकिन जब उसके आंसू ना रुके तो सफ़ीर शाह अपनी जगह से उठकर बालकनी से निकलता दरवाज़ा बंद कर गया। सिगरेट सुलगाया, खुद को पुरसकून करने की कोशिश में था वो। नहीं तो उसका बस चलता तो माहा को सख्त से सख्त सज़ा देता। वो कितनी ही देर वहाँ रहा था, शायद उसके सोने के इंतज़ार में था। 1.5 घंटे बाद अंदर दाखिल हुआ तो वो सो गई थी। खामोशी से वो अपनी जगह पर लेट गया। अभी आँख ही लगी कि किसी के वजूद के वो खामोशी से अपनी जगह पर लेट गया। अभी आँख लगी ही थी कि खुद पर किसी एहसास के तहत आंखें खोली। वो उसके सीने पर सर रखे नींद में थी। सफ़ीर शाह ने गहरा सांस भरते उसके बालों में उंगलियां फेरते उसके सर को चूमा। आपको इतनी जल्दी माफ़ी तो नहीं मिलेगी कि आप जान सकें कि आपने अपने साथ मेरा भी कितना बड़ा नुकसान किया। सफ़ीर शाह कहता आंखें मूंद गया, जबकि अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। माहा के जागने से पहले वो फ्रेश होने चला गया। माहा ने उठते उसे देखा जो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। शाह, फ्रेश होकर नाश्ता करो, दवा भी लेनी है। वो बोला तो बस इतना। माहा बेड से उतरती छोटे कदम उठाती वॉशरूम में बंद हुई तो सफ़ीर शाह ने गहरा सांस भरा। वो बाहर आई तो कुछ बेहतर लग रही थी। सफ़ीर शाह ने जूते पहनकर उसकी रंगत देखी जो पीली पड़ी थी। चेहरे पर निशान अब भी थे। उसने होंठ भींचे। अशरफ फैज़ को तो वो बख्शने वाला हरगिज़ ना था। यहाँ आओ। उसने बाल बना लिए तो सफ़ीर शाह के कहने पर उसके पास आई। सफ़ीर ने साइड ड्रॉर से ट्यूब निकालते उसके सामने खड़े होते उसके चेहरे पर लगाई, होंठ पर लगाते उसकी सिसकी सुनते उसके माथे पर बोसा दिया। शाह, माहा ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन वो तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसके बाल माथे से हटाता उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। कहीं और चोट आई है? माहा ने पेट पर हाथ रखते सर झुका लिया तो सफ़ीर शाह झटके से दूर होता बाहर निकल गया। माहा रोते हुए बेड पर बैठी थी। फिर मुलाजमा के बुलाने पर दुपट्टा अच्छे से उड़ती बाहर चली गई। बहजाद शाह ने उसके आने पर खड़े होते उसको पास बुलाया तो वो कदम कदम चलती उसके पास गई। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। सफ़ीर शाह ने सर तक नहीं उठाया और यही चीज़ माहा के दिल को ठेस पहुँचा रही थी। एक बार फिर डॉक्टर को चेक करवाना है शाह। आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, मैं शाम में ले जाऊंगा चेकअप के लिए। आज ज़रूरी काम है मुझे। वो बोला तो माहा ने भीगी आंखों से बहजाद को देखा, जिसने आंखों से तसल्ली देते सर पर हाथ रखा। उसके परेशानी की कोई बात नहीं और ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, बहजाद ने कहा तो वो सर हिलाती अपनी जगह पर बैठ गई। शाह, माहा की प्लेट बनाओ। वो काफ़ी समझदार हैं भाई, सब कर सकती हैं। सफ़ीर शाह ने सर्द लहजे में कहा तो बहजाद ने कुछ कहना चाहा, जबकि माहा ने अपनी प्लेट उठाते उसमें अंडा रखा। सफ़ीर शाह ने अपने गिलास में जूस दोबारा निकाला और उसके आगे रखा। अपने खाने में मसरूफ़ हो गया। फिर माहा के हलक से वो अंडा ब्रेड निकल ही नहीं रहे थे नीचे। फिरोज़ा, सफ़ीर के कहने पर मुलाजमा फ़ौरन आई। जी, फ्रूट्स काट कर ला दें और थोड़ी देर बाद सूप देना इन्हें, ठीक है? सफ़ीर ने माहा के आगे से उसकी प्लेट हटा दी, जबकि बहजाद मुतमईन हुआ। जानता था सफ़ीर नाराज़ है, लेकिन वो ये भी जानता था कि सफ़ीर शाह फ़िक्र करना नाराज़गी में भी नहीं छोड़ता। पियो इसे।
उसने माहा को ग्लास थमाया जो वो पी गई थी। फिर मुलाजमा ने उसे बाउल थमाया तो वो आहिस्तगी से खाने लगी। दवा निकाल कर रखी है, वही खानी है। ये चंद अल्फाज बोलते सफ़ी शाह जा चुका था। बहजाद शाह भी उसे ख्याल रखने का कहता बाहर निकल गया। उस वक्त वो दोनों आमने सामने बैठे आवान पाशा की बर्बादी देख रहे थे। उसके खिलाफ सारे सबूत मंजर आम पर आ गए थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। भाई आप नहीं जाएंगे? सफ़ी शाह संजीदगी से बोला, मेरा जाना बेहद ज़रूरी है। एक आखिरी इंसान और इंतकाम पूरा हो जाएगा हमारा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कोई बात नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी शाह। अशर फैज से हाजिब नहीं, मैं खुद निपटना चाहता हूँ। हरगिज़ नहीं। उसके ताक़ुब में अब भी आवान पाशा है और तुम्हें सिर्फ माहा पर ध्यान देना। मैं वापसी पर रुखसती चाहता हूँ हाफी की, और फरी को भी अपने पास चाहता हूँ। आप जो भी कह लें भाई। अशर को मैं खुद डील करूँगा। सफ़ी शाह अपनी बात पर कायम रहा तो बहजाद ने उसे देखा। ठीक है, लेकिन हाजिब साथ होगा। लेकिन क्यों? शाह जो कह दिया उस पर अमल करो। फरीका बाई की भाई, क्या आप उससे मिले? सफ़ी शाह ने धीमी आवाज़ में पूछा। नहीं, सब इख्तिताम पजीर होने के बाद मिलूंगा अपनी जान से। इतने साल गुजारे हैं उसके बगैर, अब भी दिल सब्र किए बैठा है। वो दोनों भाई एक दूसरे के ऐसा साथ महसूस कर सकते थे। आप अकेले नहीं जाएंगे भाई, टीम के लोग जा रहे हैं। शाह फिक्र मत करो। ठीक है, मैं चलता हूँ। सफ़ी शाह उठ गया। सफ़ी जी भाई, माह का चेकअप करवाओ और नरमी से पेश आओ। समझ गया भाई मैं। वो बाहर निकल गया तो बहजाद ने कॉल करते आगे के मामला डिस्कस किए।